हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीपू सुल्तान से जुड़े टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सभी क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड एवं आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के माता और पिता का नाम था क्रमशः। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए टीपू सुल्तान के बारे में। तो याद रखना कि टीपू सुल्तान की माता और पिता का नाम था, तो माता का नाम था फातिमा एवं पिता का नाम था हैदर अली। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जीना। बहुत ही अच्छा कथन है, इसको काफ़ी लोग याद भी रखते हैं और डायलॉग में बोलते भी हैं कि 100 दिन गीदड़ की भांति जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जीना। और यह कथन किसका था? बहुत ही फेमस कथन है, इसको आपको याद रखना है। तो इस कथन को कहने वाले व्यक्ति थे टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान का कथन था, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, मैंने आपको बताया भी है, याद रखना है सभी को। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा था? तो याद रखना टॉमस मुनरो ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1787 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी लेखकों ने किस शासक को सीधा साधा दैत्य तथा धर्मांध शासक बताया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि किस शासक को साम्राज्यवादी लेखकों ने सीधा साधा दैत्य यानी दानव कहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टॉमस मुनरो ने किसके विषय में कहा था कि नवीनता की अभिभ्रांत भावना तथा प्रत्येक वस्तु के स्वयं ही प्रसूत होने की रक्षा उसके चरित्र की मुख्य विशेषता थी। इंपॉर्टेंट कथन है ये भी, तो याद रखना टीपू सुल्तान के विषय में कहा था। और ये जो कथन है नेट की एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। याद रखना है कि नेट की एग्जाम्स में ऐसे कथन खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसे कथन इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय शासक ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का सम्मिश्रण किया था? ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी और रेलवे में कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने पाश्चात्य व्यवस्था के आधार पे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया था? याद रखना टीपू सुल्तान थे उनका नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बात करता हूँ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, यानी टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने लगाया था। ये तीनों चारों क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य था? इंपॉर्टेंट है, जैकोबिन क्लब का सदस्य था और ये फ्रांसीसी क्लब था। याद रखना है, कई कभार ये भी पूछ लेता है कि क्लब था तो कौन सा था? ये फ्रांसीसी क्लब था। और याद रखना टीपू सुल्तान फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के समकालीन था, ये बात याद रखनी है, कई बार पूछा जाता है। उनके मित्र भी थे ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान अपने आप को क्या कहता था? इंपॉर्टेंट है, तो टीपू सुल्तान अपने आप को कहता था नागरिक टीपू। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? यानी इन्होंने राजदूत नियुक्त किए थे और दूतावास जो प्रेजेंट टाइम में हमारे दूतावास होते हैं हर देश में, अपने देश का एक क्या होता है दूतावास होता है, उस तरीके से विदेशों में उस टाइम पे अपने दूतावास स्थापित करने वाला व्यक्ति था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा सकते हैं, डबल स्टार। एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्णिया व कृष्णराव किस शासक के दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे? याद रखना पूर्णिया व कृष्णराव दो हिंदू मंत्री थे टीपू सुल्तान के। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेना के लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना कि फ्रांसीसी जल सेना के लेफ्टिनेंट थे रिपो और इनको अपनी सेना में नियुक्त करने वाला व्यक्ति था टीपू सुल्तान। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति स्थापना व मरम्मत हेतु धन दिया था? यहाँ पे धन लिखना भूल गए हैं, याद रखना हेतु धन दिया था। क्या दिया था? धन दिया था, याद रखना टीपू सुल्तान ने दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शासक श्रृंगेरी के
जगत गुरु शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद भारती का बहुत सम्मान करता था? तो याद रखना वो शासक थे टीपू सुल्तान। याद रखना कि श्रृंगेरी मंदिर की जो शारदा माता की मूर्ति थी उसकी स्थापना व मरम्मत के लिए इन्होंने पैसे भी दिए थे। और श्रृंगेरी के जो जगत गुरु शंकराचार्य श्री सच्चिदानंद भारती थे, गुरु थे, उनके भी ये बहुत सम्मान करते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान ने चांदी के कौन कौन से सिक्के चलाए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना कि टीपू सुल्तान ने चांदी के सिक्के चलाए थे आबिदी जो 87 ग्रेन का था, बाकरी जो 43 ग्रेन का था, और एक चलाया था जाफरी जो 20 ग्रेन का था, और एक चलाया था काजिमी। याद रखना आबिदी, बाकरी, जाफरी और काजिमी ये टीपू सुल्तान ने सिक्के चलाए थे चांदी के। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने श्रीरंगपट्टनम में कृष्णराज सागर नामक बांध का निर्माण करवाया था? तो याद रखना टीपू सुल्तान ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने मैसूर में पहली बार रेशम उत्पादन का कार्य आरंभ किया था? तो याद रखना टीपू सुल्तान ने आरंभ किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक ने आधुनिक तरीकों से कागज बनाने एवं घड़ियों व छुरी कांटों के उत्पादन के कार्य में सफलता प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखना टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान किन भाषाओं का ज्ञाता था? ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो टीपू सुल्तान 4 भाषाओं का ज्ञाता था, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का और कन्नड़ भाषा का। इन चारों भाषाओं में इसको क्या थी? महारत हासिल थी, इनका ज्ञाता था ये। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी में, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। आगे पढ़ेंगे इस मैटर में, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में किस युद्ध में हराया था? तो याद रखना 1780 में इनको हराया था, पोलीलूर के युद्ध में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को हराया था 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो याद रखना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, और जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य हुआ था। इनकी सन भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकार्टनी व टीपू सुल्तान के मध्य मंगलौर की संधि हुई थी। इनके पिता थे हैदर अली, और उनकी भी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के ही दौरान हुई थी। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1784 ईस्वी के पश्चात टीपू ने अपने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो याद रखना टीपू सुल्तान के जो प्रांत थे उन प्रांतों को आसप टुकड़ी कहा जाता था, याद रखना है। और कालांतर में आगे चलकर इन प्रांतों की संख्या कितनी हो गई थी? 17 हो गई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था, याद रखना, और ये युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो याद रखना श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी संधि के द्वारा हुआ था? तो याद रखना मंगलौर की संधि के द्वारा हुआ था। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1992 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम यानी इसको सेरिंगपत्तम की संधि भी कहते हैं, किनके मध्य हुई थी ये? तो याद रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस व टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कब हुई थी इसकी सन भी याद रखना है, 1992 ईस्वी में हुई थी। और किनके मध्य हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य। अब इस श्रीरंगपट्टनम संधि के परिणाम क्या थे, यानी शर्तें क्या थी, याद रखना है आपको। इनकी शर्तें भी याद रखना है। देखिए श्रीरंगपट्टनम संधि के परिणाम थे नंबर 1 के टीपू सुल्तान को मैसूर का आधा राज्य, क्या है यहाँ पे? आधा राज्य, यहाँ पे राज्य कर देना आप, आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। दूसरा, युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु टीपू सुल्तान को 1 साल के भीतर अंग्रेजों को 3.3 करोड़ रुपए देने थे, और तुरंत धनराशि ना देने पर टीपू के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। ये दोनों पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान टीपू सुल्तान के कौन से 2 पुत्र
कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए थे। तो याद रखना 2 पुत्र रखे गए थे, एक का नाम था अब्दुल खालिक और दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन। ठीक है, अब्दुल खालिक व मुइजुद्दीन को 3.3 करोड़ की राशि जब तक वसूल नहीं कर लेते अंग्रेज तब तक उनको बंधक बनाकर कार्नवालिस ने अपने पास रखा था। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद किसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बगैर अपने शत्रु को कुचल दिया? तो याद रखना ये बात कही थी लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से क्षेत्र तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आए थे? तो याद रखना बारा, डिंडीगुल और मालाबार, जिसमें मालाबार तो सर्वप्रथम अंग्रेजों के अंडर में आया था तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से अपना राज्य क्षेत्र बचाए रखना असंभव हो गया था? तो याद रखना है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से अपना राज्य बचाना असंभव हो गया था, ये बात याद रखनी है। और तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु टीपू सुल्तान को 1795 ईस्वी में भूमि कर की दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है, याद रखना है। तो 37.5% वृद्धि अपने कर टैक्सों में की थी टीपू सुल्तान ने। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो याद रखना है चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने कहा था कि अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है? तो याद रखना चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ये बात लॉर्ड वेलेजली ने कही थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने किस गवर्नर को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मार्क्विस की उपाधि पाने वाला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड वेलेजली। और उनको यह उपाधि किसने दी थी? आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने दी थी। ये बात भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना यहाँ से आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने दी। कौन सी उपाधि दी? मार्क्विस की उपाधि। किसको दी? लॉर्ड वेलेजली को। क्यों दी इन्होंने? क्योंकि मैसूर को जीता था चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद टीपू के परिवार को अंग्रेजों ने कहाँ नजरबंद किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना बेल्लौर में। कहाँ पे किया था? बेल्लौर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना मुगल बादशाह के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस समय भारत के मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान ने किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया था? तो याद रखना फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से, यानी फ्रांस देश से किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना, एग्जाम में आएगा, आता है और आएगा भी आगामी परीक्षाओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि टीपू सुल्तान ने भू राजस्व की किस व्यवस्था को अपने राज्य क्षेत्र में लागू किया था? तो इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को। पॉइंट क्लियर यहाँ तक। ये थे टीपू सुल्तान से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।